अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची काफ़ी अरसे से K21 न्यूज़ पे जारी है और अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश रही कि अवामी मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल जिद्दत का दौर है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि जिद्दत हमें गालिब नज़र आ रही है हर शोबे में। तो हमने भी ये कोशिश की कि अपने तई छोटी सी कोशिश की जाए और प्रोग्राम का जो कंटेंट है, वैसे तो बहुत सारे लोग अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं, लेकिन एक शिकायत या एक शिकवा जो है वो हमेशा से होता रहा कि प्रोग्राम के अंदर कोई तब्दीली की जाए। तो तब्दीली तो वैसे ही लफ्ज़ इस वक्त शजरे ममनू सा एक बन गया है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि प्रोग्राम के अंदर फॉर्मेट में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएँ। तो ये तब्दीली क्योंकि नागुज़ीर हो चुकी थी, इस वजह से हमने कोशिश की कि ये जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। तो बहरहाल कोशिश करेंगे कि अवामी मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते रहें। और रवा हफ्ते में जो प्रोग्राम्स हमने नशर किए उसमें ज़्यादातर जो बात हुई वो सियासी मामलात के हवाले से हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगाम प्रोग्राम में हमें मौसूल हुए जिसमें ये कहा गया कि जनाब इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। इसी एतबार से हमने बहुत सारे प्रोग्राम में जो अपने मेहमान हैं उन्हें मदऊ किया और फिर हमारी उनसे गुफ्तगू हुई कुछ मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से। और इसके साथ साथ एक हमारी कोशिश जो हमेशा से रही है वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी रहेगी, जो आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम के ज़रिए गुफ्तगू करें। तो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। उसके साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं वो भी आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमानों का पैनल यहाँ पर मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा सुबह के वक्त, और उसके साथ फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, आप एक तज्ज़ियाकार हैं, माशाल्लाह यंग हैं अभी, और बिज़नेस जो है इसके शोबे से वाबस्तगी भी आपकी है, एक होनहार आप एंकर भी हैं और निजी चैनल्स के ऊपर अपने प्रोग्राम्स भी करते रहे। माह मुबारक में एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम आपने किया, ट्रांसमिशन पूरी की। मोहम्मद मुदस्सिर थानवी साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मसरूर शरफ़ी साहब, आप एक काबिल डॉक्टर हैं और तिब के शोबे से बड़ी पुरानी आपकी वाबस्तगी है। आज सुबह के वक्त हमने मदऊ कर रखा है उन्हें, आज उनसे दीगर जो मामलात हैं आपकी सेहत के हवाले से, बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन उसमें है, तो उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आज उनसे गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुदस्सिर साहब, वैसे तो बहुत सारे मामलात और मौज़ूआत हैं आज, तो क्योंकि ख्याल ये होता है कि जुमे के दिन जो अहम मामलात हैं आज के दिन की मुनासबत से बात की जाए, लेकिन अब जो मुल्क के जो इस वक्त मौशी जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो चला है। और जैसे जैसे बजट करीब है वैसे वैसे लोग जो हैं वो ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि आने वाले वक्त में अमूमन, क्योंकि हमारी एक रिवायत ये रही है कि बजट जब भी आता है आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा करता है, और यकीनन आपका इसका जो अंदाज़ा है वो बखूबी होगा। क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, किस तरफ ये जो मौशी सूरत हाल जा रही है, क्या कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ। असल में देखा, आपने कहा कि पहले तो जुमा है तो मैं उससे थोड़ा सा रिलेट से बात करूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो उम्मत मेरे ज़िक्र से गाफिल हो जाती है, मेरी किताब हिदायत से गाफिल हो जाती है, उसके ऊपर मईशत को सख्त कर दिया जाता है, उसके ऊपर इकॉनमी को टाइट कर दिया जाता है। सबसे पहले जो मुल्की मईशत की जो मसाइल हैं उसका ज़िम्मेदार मैं अपने आप को समझता हूँ। बहुत खूब। अपने घर वालों को समझता हूँ, अपने महल्ले वालों को समझता हूँ, अपने शहर वालों को समझता हूँ, अपने वतन वालों को समझता हूँ, उसके बाद अपने हुक्मरानों को समझता हूँ। बहुत खूब, ठीक है ना। हर आदमी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अपने अपने मामलात की दुरुस्तगी रखनी है, जिससे हमारी ओवरऑल इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दुनिया के अगर आप दूसरे ममालिक की इकॉनमी पे बात करें तो वहाँ पर अगर आप देखें तो मिन हैसुल कौम लोगों के अंदर बड़ा जज्बा है अपनी इकॉनमी को ठीक करने का। ठीक हो गया जी। हुकूमती बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा हमें अपने आप को ठीक करने की हर आदमी को ज़रूरत है। इस कौम के अंदर मैं, आपने जैसे कहा कि मेरा ताल्लुक़ कारोबार से ताल्लुक़ है हमारा,
लोगों के अंदर से ना मेहनत का एक एलिमेंट खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। इजी मनी, शॉर्ट मनी की तरफ हर आदमी जाना चाहता है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप पीछे देखें 30 साल से, तो हर साल ने महंगाई बढ़ी है। ऐसा ही। ऐसा नहीं है कि जी कभी 10 रुपए पेट्रोल हुआ करता था तो और आज ₹350 लीटर पेट्रोल। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो वक्त के साथ साथ चीजें बढ़ेंगी। बिल्कुल। कोविड में नारा लगा जी, कोविड से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। बहुत तो आपने भी महंगाई से लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, महंगाई से लड़ना है आपने। बहुत अच्छी। उसको आप कैसे लड़ेंगे? अपनी कैपेबिलिटी स्ट्रांग करने से लड़ेंगे आप अपने तालीम के मैदान के अंदर काम करें, आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, आप अपनी मेहनत के ऊपर काम करें। एक बच्चा बनना चाहता है एंकर, आपने उसको बना दिया राइटर। एक आदमी बनना चाहता है मैकेनिक, आपने उसको बना दिया कोई और काम। जिस आदमी को अगर आप उसको उसके शोबे तक अगर आप पहुंचा देंगे तो आप यकीन कीजिए सबसे आपका जो वो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करेगा। क्योंकि जब आदमी अपना 100% उसमें देता है जिस उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है, जिस शोबे में वो इंटरेस्ट लेता है। अब दूसरी बात आएंगे जी मुल्क की हुकूमत के ऊपर क्या वो मामलात हैं जो हमारे आने वाले वक्त का जो अब बजट आने वाला है। बजट तो देखें जब आएगा हमेशा महंगाई लेकर आएगा। कभी भी आपको पता है पब्लिक फ्रेंडली बजट पाकिस्तान में पेश ही नहीं किया गया, चाहे इनकी हुकूमत हो, उनकी हुकूमत हो या जिसकी भी हुकूमत हो। हम क्योंकि IMF के साथ कर्जों में इतना डूब चुके हैं, हम डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। जहाँ पे इंडिपेंडेंसी होती है वहाँ के मामला दूसरे होते हैं, जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ के मामला दूसरे होते हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर है वक्ती तौर पर वक्त ब वक्त हर आने वाली हुकूमत ने अपने अपने वक्तों के अंदर लोगों से कर्जे लिए दूसरे ममालिक से, तो फिर वो जब आप कर्ज ले लेते हैं तो आप बोझ डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब आपने तो अरबों डॉलर में कर्जा लिया हुआ है, अगर सर आप अपने महल्लेदारों से, रिश्तेदारों से अगर आप कर्जा ले लेंगे तो वो भी आपके ऊपर यकीनन किसी न किसी किस्म का कोई बोझ डालेंगे, कंडीशन लगा देंगे। हाँ, कोई कंडीशन तो आपके ऊपर अप्लाई होगी ना। तो कर्ज तो वैसे ही एक आप समझे कि लानत वाला मामला है। बिल्कुल ऐसा ही। अब हम लोगों के ये बजट कब तक होंगे? आज 2023 है, अगली दफा 2024 आएगा, फिर 25 आएगा। तो आपका और मेरा जो उम्र का अगर 20 साल हम पीछे देखें तो हमारे लिए कभी भी बजट फ्रेंडली नहीं आया। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट पिछले 2-3 साल से आप देखें बिल्कुल स्लंप आया हुआ है मार्केट के अंदर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बड़े मसाइल हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बड़े मसाइल हैं, बिल्कुल स्क्वीज कर दिया, चीज़ों को कर दिया है लोगों के अंदर से। आप समझें कि बाइंग पावर खत्म होती जा रही है। अगर आप प्रॉपर्टी पे देखें तो एक जमाना ऐसा होता था कि आपने एक फाइल आज ली और कल 100 रुपए के ऊपर 2 टके के ऊपर बिक जाती थी, तो 102 रुपए की 2 दिन में बिक जाती थी। बहरिया टाउन जैसी इतनी बड़ी कंपनी आई और उसने काम किया और माशाल्लाह कितना उनका काम हुआ कराची के अंदर, उससे लोगों के अंदर रोजगार मिला, लोगों को पूरे पाकिस्तान से लोग आए, उन्होंने बिजनेस किया। आज आप देखें तो वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। स्कीम 33 किसी वक्त बूस्ट के अपने पीक पे था, उसमें काम नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग हुआ करती थी। आज बिल्डरों के तैयार फ्लैट खड़े हुए हैं कब्जे के देने के लिए और बायर नहीं है, लोगों की लोगों की बाइंग पावर नहीं है। अच्छा, ये मैं बहुत अरसे बाद ऐसी सूरत हाल देख रहा हूँ जिसके अंदर बना रियल एस्टेट का शोबा एक ऐसा था कि हालात चाहे जैसे भी हों, रियल एस्टेट के शोबे में हमेशा हमने देखा है कि असल में देखें जब तक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो 25 करोड़ के करीब आबादी का मुल्क है और जिसको अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा, जब तक उसके अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, बिल्कुल ठीक है, तो तब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। ठीक है ना। आपको किसी भी चीज़ के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम ठीक करना पड़ता है। सियासी अदम इस्तेहकाम किसको बोलते हैं कि अगर 2 मियाँ बीवी घर में लड़ते रहें तो आपकी औलाद का माहौल कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़े होते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई तुमने कर कोई काम ऐसा है तो आपने कभी भी कोई बात हो तो आप बंद कमरे में जाके लड़ लें ताकि आपके बच्चों के ऊपर चीजें असरअंदाज ना हो। ठीक है। तो आपके घर का माहौल कैसे ठीक रहेगा? जब आपके बड़े ठीक रहेंगे। तो हमारा जब तक ये सियासी अदम इस्तेहकाम चलता रहेगा तो हमारे मुल्क की मईशत जो है वो इसी तरह तितर बितर होती रहेगी। इसके अंदर तो इसके में क्या वो कह सकते हैं कि मतलब आप अब बजट आ रहा है, देखें अल्लाह ताला मालिक है, क्या होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो सारा निज़ाम है वो कुल चल ही अल्लाह तवक्कुल रहा है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अक्सरियत की राय यही है कि जो कुछ हो रहा है वो हालात के रहमो करम पर है, तो जैसे होता है हम बैठकर सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम कर भी कुछ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पास न इख्तियारात हैं न मराहत हैं कि आप लेकिन एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही है अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कि सबसे पहले जो जिम्मेदारी आयद होती है ना वो हमें अपने ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में होती है। बिल्कुल के अंदर आपने अपने आप को दुरुस्त करना है, उसके बाद ही फिर आप उम्मीद लगाएं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। काम हर आदमी ठीक ठीक अंदाज से करें। आपका
एक चैनल है, एक छोटा इदारा है, 50-60-100 लोग, 200 लोगों का। अगर ये 200 लोग ठीक काम करेंगे तो ये इदारा भी इंडिपेंडेंट काम खुद सिस्टमेटिक हो जाएगा। जब ये काम सही करेंगे तो इनके घर के मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये समझने की बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा थोड़ा सा अपने शोबे के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा देखने वालों को बता दीजिए, तो फिर हम जो दीगर मसाइल हैं, क्योंकि सेहत का जो मामला और मसला है ना, वो जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, और अब हमारा शुमार कहाँ होता है, लोगों को नागवार गुजरता है जब हम ये बात कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो मसाइल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक में होते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, कैसे आप देखें? बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि जो हम लोग इस वक्त वर्ल्ड में खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत पीछे है जो हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हम यूरोप कंट्री को देखें या अमेरिकन को देखें, नॉर्थ अमेरिका को देखें, वो लोग हर फील्ड में मतलब बहुत आगे हमसे। इवन ये कि हम अगर एशिया की तरफ भी चले जाएं, आप मलेशिया देख लें, सिंगापुर देख लें, इंडिया इवन देख लीजिए, ठीक है, वो भी सेहत के हवाले से और चीज़ों के हवाले से हमसे बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हम लोगों ने प्रोग्रेस क्यों नहीं की, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। इसमें हमारा अपना ज़्यादा, जैसे अभी कह रहे थे कि हमारे अपने कसूर ज़्यादा होते हैं, और फिर हमारे जो माहौल है, हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं प्रोवाइड होती, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, इस वजह से सारी चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को पहले ये बताना होगा कि ये जो आप सेहतमंद ज़िंदगी है उसके फ़वाइद क्या हैं, इसको गुजारने के लिए जो बुनियादी गलतियाँ कर रहे हैं। बहरहाल आजकल का जो मौजूद गुफ्तगू है जिसके हवाले से हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो खुराक के इस्तेमाल के हवाले से। आप ये देख लीजिए कि जितनी बीमारियां हैं बच्चों से लेके बड़ों में, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि एक तो नाकिस ग़िज़ा है और खुराक का गलत इस्तेमाल है। अब आपने देखा होगा कि माशाल्लाह जो हमारा कल्चर बन चुका है, रात के 4-4 बजे आपको फूड डिलीवर करने वाले आपको सड़कों के ऊपर नज़र आएंगे। तो दैट इंडिकेट्स कि आपके यहाँ ये गलती हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। फिर ओबेसिटी और इस तरह के जो दीगर मसाइल हैं, अब तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस सामने आ रहा है। अब ज़्यादा बेहतर इसके बारे में जानते होंगे। बीइंग ए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग, चूँकि मैं बच्चों के दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, तो हमें तो बच्चों की सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा हमें उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि हम बच्चों को बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं कंजेनिटल, जिसमें हमें उनका वेट देखना पड़ता है कि वेट उनका कैसा है, वेट गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि सारा डिपेंड करता है उन पे कि उसको ऑपरेट आगे अगर हमने करना है या कोई इंटरवेंशन करना है तो वो अदर प्रॉपर वेट पे है या नहीं है। तो डाइट के हवाले से हमें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि प्रॉपर डाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे, जो एक उनकी डाइट होनी चाहिए, जितने उनको न्यूट्रिशंस मिलनी चाहिए, कैलोरीज मिलनी चाहिए, वो ले रहे नहीं ले रहे। क्योंकि जो बच्चे कंजेनिटल प्रॉब्लम के साथ होते हैं और ख़ासतौर पर कार्डिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं, वो अपना वेट बाज़ गेन नहीं कर पाते, और जब वेट गेन नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए जो टारगेट वेट होता है और उस वेट पर नहीं पहुंच पाते, तो वो उनके सर्जरी हम डिले करनी पड़ती है कि हम सर्जरी नहीं कर पाते, या हमें कोई इंटरवेंशन करनी है तो इंटरवेंशन नहीं कर पाते। तो इस हवाले से तो हमें बहुत चीज़ रखनी पड़ती है। फिर जो आम बच्चे हैं उनमें तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा जंक फूड्स और बाहर के खाने हैं, उसमें तो सेहत जो है तबाह कर दी है बच्चों की। बच्चे जो है अपना घर का खाना जो है उनको कोई समझ में नहीं आता, घर में माएँ पका भी देती है तो कहती है जी भूख नहीं लगी हुई है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एक फूड पांडा वाला आ रहा होता है और वो पता चलता है कि बच्चों ने खुद ही फ़ोन करके कॉल करके मंगा लिया है, ये सारी चीज़ें करे होते हैं। तो बच्चों की अभी तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता चला, लेकिन आइंदा 10-20 साल के बाद जब ये बड़े होंगे तो हमें इनकी सेहत के हवाले से पता चलेगा कि इन्होंने पीछे क्या किया था और अब इनकी सेहत की क्या है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आइंदा जो है, अभी बच्चे इसको टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जो डिकेड्स आएंगे उसमें जब इनकी सेहत ख़राब होगी तो पता चलेगा इन्होंने क्या गलतियाँ की। इनिशियली जो गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि ये जो फाउंडेशन होती है बड़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब हम बाहर देखते हैं तो इस सेगमेंट पे बच्चों के ख़ास तौर पे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। अब कार्डिक जो डिजीज़ है वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे जो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हार्ट रेट, वो जो हार्ट अटैक का जो रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान करती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये कि अगर हम किसी को फ्रेंडली एक एडवाइस दे भी देते हैं
कि आप जो कार्डियो ट्रेनिंग है वो किया करें या इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर काम करें, तो इससे नाशना होता है बिल्कुल। और अगर चंद लोग फॉलो भी कर रहे हैं तो वो भी जिस तरह फॉलो कर रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चों में ये जो केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी और क्या ऐसी वजह है जिसको आप समझते हैं? क्योंकि एक तो जैसे अभी ये मोबाइल फ़ोन की वजह से हम जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसके अलावा क्या इश्यूज आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं चाहूँगा ज़रा इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट। देखिए, बच्चों में तो जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, सारे के सारे आते हैं। अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ, अपनी फील्ड के हवाले से बात करूँ तो मेरी फील्ड में जो है बच्चे जो पैदाइशी नकाइस होते हैं उनके, वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब वो एनवायरनमेंट में तो बाद में आएंगे, वो जो पैदा होते हैं पहले दिन से उन पर जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी होती हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ होती हैं बच्चों में, जो कि जिससे आम जुबान में आप कहते हैं कि जी हार्ट में कोई सुराख है या उसमें कोई होल है या कोई चीज़ है। मतलब ये तो एक मामूली नौइयत का बहुत ही मामूली सी चीज़ है। आप इसमें से आगे चले तो आप ये देखेंगे कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई वाल्व के बगैर पैदा हो रहा है, कोई जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें 4 चैम्बर्स ही नहीं है, 2 चैम्बर बने हुए, 2 चैम्बर्स नहीं बने हुए, या 2 वाल्व्स नहीं बने हुए, या उनकी जो मेन जो वेसल्स निकल रही हैं, एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी है वो बिल्कुल श्रिंक है, स्नोटिक है या कोई चीज़ है, तो फिर उनकी तो बिल्कुल मैनेजमेंट और उनकी सारी चीज़ें जो है वो एक प्रॉब्लम फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। फिर उसमें हमने देखना होता है कि हमने क्या करना है इनके साथ और किस तरह करना है। आइदर उनको डिवाइड करना पड़ता है कि आइदर ये सर्जरी भी ज़रूरत है या लेट स्टेज में जाके सर्जरी होगी। तो सर्जरी बाज़ तो ये होता है कि फर्स्ट वीक में उसकी सर्जरी करना ज़रूरी होती है, अदरवाइज लाइफ जो है वो नहीं मुमकिन होती। अगर सर्जरी नहीं करनी तो दूसरी इंटरवेंशन करनी है कोई हमें उनको, ताकि उसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें। तो हमारे फील्ड के हिसाब से तो बच्चों की प्रॉब्लम एट द फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुकी होती है, और फिर इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि आपने अगर एक बार हुआ कोई किसी का ऑपरेशन आपने कर लिया, और ऑपरेशन करने के बाद एक चीज़ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में है कि आपने लाइफ लॉन्ग की फॉलोअप में रखना है। एडल्ट में आपने कहा कि जी प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, ऑपरेशन हुआ उसके बाद 2-4 साल की फॉलोअप हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। अगर एक बच्चे का 1 साल की उम्र में ऑपरेशन हो गया है तो वो ज़िंदगी भर उसको फॉलोअप की ज़रूरत होगी। ये नहीं कि रोज़ाना ज़रूरत हो, साल में होती है, बाज़ 5-5 साल के बाद भी, लेकिन एक बार फॉलोअप की ज़रूरत होती है। तो ये तो हमारा एक पूरा चल रहा होता है सारी ज़िंदगी के लिए। तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है एडल्ट कार्डियोलॉजी से। तो वो सारी उससे बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये स्पीकिंग ऑफ हार्ट डिजीज़, अब हम देखते हैं ख़ासतौर पर बच्चों के अंदर जो नेबर कंट्री है वहाँ पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, और जब भी हम कुछ स्पेशल केसेस की जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं जब भी बात आती है तो सबसे जो पहली एडवाइस दी जाती है वही होती है कि जी वहाँ पर इसका बड़ा अच्छा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा बॉदर करता है हम लोगों को कि क्या ऐसी चीज़ें हम क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहे, क्या हमारे पास R&D वो नहीं है जो वहाँ पर है, क्या चीज़ है लेग बिहाइंड कर रही है? मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर साहब इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, जो देख रहे हैं वो यकीनन इसको। चलिए, पहली चीज़ तो ये कि देखें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की जो रेशो है वो 100 में से 10% जो होते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ होते हैं। यानी कि आपके अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो एक बच्चा जो है वो कोई कार्डियक प्रॉब्लम के साथ है। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे अगर 4% ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल प्रॉब्लम के साथ होते हैं। क्रिटिकल मीन्स उनको फौरी तौर पे किसी चीज़ की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक जो है बहुत सारे ऐसी सर्जरीज हैं जो कि अर्ली स्टेजेस पे नहीं हो पाती, जिसका होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ है या फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में उनका होना ज़रूरी है, वो चीज़ होती है। कुछ इंटरवेंशंस हैं जो कि हमें करनी पे चाहिए फर्स्ट वीक पे और फर्स्ट मंथ में, वो भी अभी तक हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह हमारे पास नहीं है। जो हमारा नेबर कंट्री है वहाँ पे इस हिसाब से बहुत आगे है, वहाँ पे एडवांस चीज़ें हो रही हैं, वो इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं, सर्जरीज भी कर रहे हैं, और अभी से नहीं पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं। हमारे यहाँ चूँकि एक तो पेशेंट्स कम होते हैं, लेकिन उस हिसाब से डॉक्टर्स भी बहुत कम है। लिहाजा आप अगर देखिए हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पे जाके देखेंगे उनकी ओपीडी 300-400 की ओपीडी होती है, और बच्चे जो है सुबह 4 बजे से उनके माँ बाप लाइन में लगे होते हैं ताकि नंबर मिले और जाके उनको दिखाएं। चूँकि सेंटर्स कम है, लिहाजा उस जिस जगह पे सेंटर्स हैं वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हो पाता।
अब जब एक बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत है, उसको 4 महीने इंतजार करना पड़ता है, तो जो पेरेंट्स हैं वो ऑल्टरनेट ढूंढते हैं कि क्या करें। तो उनको पता चलता है जी नेबर कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ फौरी तौर पे हो जाएगा, पैसे तो खर्च होंगे उनके ज़्यादा, लाजमी बात है, ना सिर्फ वो होंगे, उनको अकोमोडेशन चाहिए, उनको सर्जरी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो फिर वो फिर देखते हैं कि कहाँ करीब में कहाँ से हो सकता है, तो इस हवाले से वो उधर जाके करते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वो लोग अर्ली एजेस पे कर लेते हैं, स्मॉल वेट पे कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिले करके कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारे थोड़ा सा पीछे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलें जी, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो भी करनी है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर मसरूर शरफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर जो अमराज दिल के हवाले से, ख़ास तौर पे पैदाइशी, एक बड़ा अहम मामला और मसला है। आज इस पर इत्तेफाक से बात करने का मौका मिल रहा है, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। मोहम्मद मुदस्सिर थानवी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और प्रोग्राम की इब्तिदा में बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है, वो ये कि मौशी सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये बड़ा अहम मौजू है। मुदस्सिर, ये बड़ी अच्छी बात आपने इब्तिदा में की है कि अपने तई अगर कोशिश करेंगे तो हालात को काबू कर सकेंगे, और यकीनन ये सूरत हाल दुनिया के और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर भी रही है, जहाँ पर मौशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्या समझते हैं इनफरादी हैसियत में क्या काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर ये जो सोच है हमारी जो बहुत ज़्यादा मनफी हो चुकी है, कैसे इसमें तब्दीली लाई जाए? फरमाइए सर। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनफरादी, इसके अंदर किसी भी चीज़ को लेने के लिए ना पैरेलल चलना पड़ता है। घर को चलाने के लिए, दफ्तर में रहने के लिए, स्कूल में तालीम अच्छी पढ़े बच्चा और पढ़ाने वाला अपना काम ठीक करे तो अच्छा बच्चा निकल आएगा। जो हुकूमत ने करना है वो तो करना है उन्होंने, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको हाकिम वक्त भी बनाया कि वो ये काम करें कि अपनी रियाया का ख्याल करें और ठीक ठीक चीज़ों को कंट्रोल करके चलें। ये तो अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना है। अल्लाह ताला ने हमसे भी कोई काम लेना है, हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को बेमकसद पैदा नहीं करते दुनिया के अंदर। अगर आप कराची शहर की बात करते हैं, हम और आप कराची में पैदा होकर बड़े हो गए, महंगाई हो या सस्ताई हो या जो मर्जी हो, मैंने इस वक्त देखा है कि जो नौजवान नस्ल है, जो हमारा तबका है, जिससे कौम बनती है, जिसको कौम का मेमार भी कहा जाता है, जो आने वाले वक्तों में किसी न किसी कुर्सी पे, किसी ओहदे के ऊपर फायद होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं सर, 9 बजे सुबह जाएंगे ऑफिस और शाम को 5 बजे उठेंगे और घर आएंगे। ठीक है। अगले जो 5-7 घंटे हैं ये लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट घंटे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें चाय के होटलों के ऊपर 2-2 ढाई घंटे बैठे टाइम जाया कर रहे हैं। कमाल है वाकई। 2-2 भाई क्या काम है? बिल्कुल ऐसा ही। क्या काम है? अगर मैं और आप शाम को 7 बजे मगरिब की नमाज पढ़ के और रात को 11-12 बजे तक बैठे, क्यों बैठे? अब उस 3-4 घंटे में भी कोई प्रोडक्टिविटी हो सकती है। बिल्कुल। अगर आपने अपने घर को, अपने बच्चों को चलाना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। बिल्कुल ठीक है। आप 2 टाइम जॉब नहीं कर सकते, एक टाइम जॉब करें, एक टाइम आप साइड लाइन का बिजनेस करें। कर सकते। मैं ऐसे बड़े लोगों को जानता हूँ जो ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, हमारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कि मतलब उनके लिए मिसाल दूं कि उनके नलकों से पानी नहीं निकलता, पैसे निकलते हैं। वो भी 3 काम करते हैं जी। उनका एक ट्रेड का काम है, तो एक प्रॉपर्टी का काम है, तो गाड़ियां भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, वो पैसा है तो वो उसको उस तरह यूटिलाइज करें। आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लीजिए। ठीक है ना। अगर आपका एक कैमरामैन है, अगर वो सारा दिन चैनल पे नौकरी कर रहा है इस बात की कि भाई मैं कैमरामैन हूँ, 5 बजे उठे, शादी के बाद रात को शादियां कवर करे, कैमरामैन है ना, उसका काम है, उसका काम है। वो कैमरा में वो मैं ये नहीं करेगा वो बैठ के रात को एंकरिंग करेगा, लेकिन जो कर सकता है वो तो रात को कर सकता है ना। नहीं तो मतलब कहने का मकसद है कि उसको अगर वो करेगा तो उसमें काफी हद तक चीजें अंडर कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। ऑनलाइन बिजनेसेस आ गए हैं, आप चीजों को सीखें। डिजिटल मार्केटिंग आ गई है। लोग हमारे पास, आपको बताऊं कि एक किसी ने हमें बताया कि जी कोई खातून थी, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। एक खातून थी, वो बेचारी बेवा हो गई, तो वो एक कंपनी को बार बार फोन करके ज़कात लेती नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपको बड़ा रियल केस बता रहा हूँ। तो उस कंपनी के सीईओ ने, हमारे जानने वाले, उन्होंने बोला कि माशाल्लाह आपको ज़कात की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं को क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी कंपनी का कुछ डेटा देता हूँ और एक फ़ोन देता हूँ। ट्रैप फ़ोन था वो, तो टैप होता था वो।
उन्होंने कहा आपने सिर्फ घर बैठकर ये काम करना है कि आपने लोगों को, कस्टमर्स को कॉल करनी है और लोगों को, कस्टमर्स को कॉल करके आपने कंपनी के मुतालिक तमाम ब्रीफिंग देनी है। ठीक है। उनको 3 दिन बुला के उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा आप मेरे पास नौकरी पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नौकरी पे नहीं आ सकती, मेरे साथ उनकी बेटी छोटी थी और बेटा भी छोटा था। तो जब उन्होंने वो कॉलिंग का आई और 2-3 दिन आके स्टाफ से ट्रेन हो गई, वो ठीक है, 3 और ट्रेन हो गई माशाल्लाह। वो 2.5 से 3 लाख रुपए वो औरत जो ज़कात में 20,000 रुपए ले रही थी वो लेना शुरू हो गई। अब वो क्या करती है, लोगों को फोन करती है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फला कंपनी से बात कर रही हूँ, फला शहर में फला इलाकों में मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स को विजिट करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। वो भी एक ऑफ कोर्स वेल नोन कंपनी है कराची की, लोगों को अवेयरनेस तो होती है कि फला बिल्डर इस तरीके से। तो उन्होंने वो काम शुरू किया, तो उसको पहले महीने कोई काम ही नहीं हुआ जी। तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो इतने फोन्स कर रही हूँ। उन्होंने कहा आप डिसअपॉइंट नहीं हो किसी काम को लेके। दूसरे महीने काम किया तो उनको 1,30,000 रुपए बचे। अब जब 2 महीने बाद एकदम 1,30,000 रुपए बचे तो उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। बिल्कुल सही, जाहिर है जो बेचारी 20,000 रुपए ज़कात ले रही थी या 15,000 रुपए ज़कात ले रही थी, बहुत अच्छी 1,30,000 रुपए उसको मिले। तो उसको फिर उसकी एनर्जी बूस्ट हुई, फिर उसने और डेटा लिया, फिर उसने कंपैरेटिवली काम करना शुरू किया। अब मैंने सुना है, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि वो अब 2-3 बिल्डरों के साथ काम कर रही है या 2-3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ काम करेगी। सर आप डेटा दें, मैं कॉल करूंगी। तो मुझे बताने लगे कि जी कि वो अब माशाल्लाह उनकी गाड़ी जो है चल गई। थोड़ा सा ना इनिशिएटिव लेना पड़ता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना। आपको लोग डराएंगे, सहमाएंगे कि यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, खतरात से ज्यादा आपको वो करेंगे। भाई आप एंकरिंग करेंगे और लाइफ जा रहा होगा, अगर खुदा ना खास्ता स्लिप ऑफ टंग हो गई तो आपको तो लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपने जो है ना डर के नहीं जीना। अल्लाह ताला ने एक मरतबा जिंदगी दी है, वो वापस एट एनी कॉस्ट जानी है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया किसी के दिल में सुराख है उसने भी जाना है, जिनके दिल साबुत हैं वो भी जाएंगे, रहना तो किसी ने नहीं है। कोई एक दिन में अल्लाह के पास चला जाएगा, कोई 50-60 साल में चला जाएगा। ठीक है। तो आपने 2-3 चीजों से नहीं डरना। एक, हालात से नहीं डरना, बहुत अच्छी बात है। एक, मौत से नहीं डरना, ठीक है ना। हर चीज को आप जितना चीजों को रिस्क बेयर कर करके आगे बढ़ते रहेंगे तो आप, वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप इंशाल्लाह आप आगे निकल जाए। आपकी सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत आप देखें तो फिर आपकी एक पूरा जर्नी होता है कि सर हमने ये इस उसके ऊपर बहुत सारे मराहिल से बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो बीइंग एन इंडिविजुअल व्हाट वी हैव टू डू, वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम, दैट्स सबसे ज्यादा जरूरी। हाँ, सबसे ज्यादा आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो ये आपकी जो मईशत की जो आप कहें कि जो अदम इस्तेहकाम जो है उसका, वो उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है भाई मैं ये कर सकता हूँ, आप उस काम को आधा टाइम नौकरी पे कर लीजिए, ठीक है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप उसको बिजनेस में लाके कर, लेकिन आप शाम को उसको साइड लाइन के तौर पे छोटे स्केल से करना शुरू करते आप देखें मिसाल यूट्यूबर्स हैं जी, आज उनको बड़े बड़े चैनल बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि उन्होंने पहले अपना, अब वो डायरेक्ट इतना बड़ा चैनल उसको क्यों बुलाएगा, लेकिन उसने अपना जर्नी को एक बहुत ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट किया। एक छोटा सा आप समझे इंडस्ट्री का वो बच्चा जिसमें जो अभी पैदा हुआ है, उसने यूट्यूब से स्टार्ट ले लेके वो कहीं पहुंच गया ना। तो उसने अपने सक्सेस स्टोरी के लिए पीछे बड़ा जर्नी बेयर किया होगा, उसको कभी उसने फोन किया होगा तो गेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो धैर्य तो उसको तो बेचारे का प्रोग्राम फिर वाइंड अप करना पड़ा। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम करके हमारे पास माशाल्लाह रिसोर्सेज अगर आप सक्सेस स्टोरी के पीछे जाएंगे तो उसमें सबसे जो मेन एलिमेंट है ना, वो 2 चीजें होती हैं, एक आपकी सोच और दूसरी आपकी मेहनत। ये 2 चीजें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फरमाइएगा, जो हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें मिसिंग नज़र आती है वो डिसिप्लिन नज़र आता है। ये डिसिप्लिन कैसे आए, ये तो ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम आपको जानते हैं, लामहला आपसे ताल्लुक़ भी है और ये कि एक बहुत बड़ा नाम भी है जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, थानवी साहब मरहूम, और उनकी पूरी एक लेगेसी वो भी सब जानते हैं। ये डिसिप्लिन कैसे आया, ये ज़रा बताइएगा। सर डिसिप्लिन को अगर आप रिलेट करेंगे तो डिसिप्लिन की जो पहला जो आप समझें कि जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो आपके घर का एनवायरनमेंट है। बहुत अच्छी बात है। रात को मैं बयान सुन रहा था एक जगह पे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो क्या आप अपने बच्चे को सोता छोड़ देंगे और आप भाग जाएंगे उस घर से? तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब आपका बच्चा फजर की नमाज में सो रहा होता है, या जब आप अपने बच्चों को नमाज की तरफ तरगीब नहीं देते, तो आप समझे कि आपने उनको जलते हुए घर में छोड़ा हुआ है। ऐसा ही, यही जब आपके घर से बचपन से 7 साल की उम्र में नमाज क्यों फर्ज की गई बच्चों के ऊपर, 7 साल में क्यों फर्ज की गई?
ताकि जो डिसिप्लिन का जो करीना है वो 7 साल की उम्र से आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। 25 साल, देखिए 7 साल के बच्चे को जब ये पता होगा कि मैंने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़नी है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है, तो उसका एक डिसिप्लिन होता है कि जी सुबह फिर स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन पढ़नी है, फिर उसको अपना एक्टिविटीज में रहना है, फिर रात को होमवर्क करना है, फिर उसको सो जाना है। तो ये बड़े नीचे से स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो जब तक आपका डिसिप्लिन आपकी नमाज से स्टार्ट नहीं होगा ना, आपकी लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन आ नहीं सकता। क्योंकि जो डिसिप्लिन की पहला करीना है ना बीइंग मुस्लिम वो ये है कि आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना वो ऑन टाइम होनी चाहिए। वो ऑन टाइम होंगी तो बाकी चीजें आपकी प्रॉपर्ली ऑन टाइम होती रहेंगी, ठीक हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही है, ये पहला कुलिया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कामयाबी के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और वो खुशकिस्मती से कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो ये जो डिसिप्लिन का जो सबक है ये हमें शुरू से ही दिया गया है, समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन के हवाले से हवाले बात करूँ तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। जी जो मुदर्रिस साहब ने कहा वो एक हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है कि हमें बच्चों को अपने स्कूल से और बचपन से घर से हर तरबियत देनी चाहिए, जो कि माशरा फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे तो हमें ये 15-20 साल के बाद एक डिसिप्लिन माशरा मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है वो लॉ एंड ऑर्डर है आपका। ठीक है, आप ये देखते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े नहीं होते, इधर से घुसते हैं। ये तो हमारे मिजाज में शामिल है। सर मिजाज में शामिल नहीं है। हमें पता है कि ये हमारे पास शॉर्टकट मौजूद है। आप बाहर चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप इवन दुबई या सऊदी अरब चले जाइए, वहाँ पे आप लाइन तोड़ के इधर से घुस के तो दिखाइए, या रात को आप 12 बजे या 1 बजे या 4 बजे भी सिग्नल तोड़ के तो दिखाइए। सिग्नल पे कोई पे नहीं होगा, बिल्ट-इन सिम के साथ पैदा हुए वो वहाँ पे आपको पता है कि रोड खाली पड़ी हुई है, रेड लाइट अगर है तो आप क्रॉस नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैंने क्रॉस किया तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तो आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आपको जो, तो ये लॉ एंड ऑर्डर एक शॉर्ट टर्म है कि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर है तो आपका माशरा ठीक हो सकता है। दूसरा हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म है कि आप बचपन से लेकर चलेंगे। डॉक्टर साहब, अब ये जो बाय बर्थ डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हैं, इसके हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए कि एक बड़ी एक कॉमन इस्तिलाह एक इस्तेमाल होती है दिल में सुराख होना, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास कॉल्स भी आती हैं प्रोग्राम्स के अंदर। क्या इसके लिए आप समझते हैं कि रेमेडी है और ये काबिल इलाज? अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेता हूँ डॉक्टर साहब, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, और उनसे बात हो रही थी इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से, और साथ साथ जो मेडिकल के इशूज़ हैं ख़ास तौर पे नौज़ायदा बच्चों के अंदर, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर मसरूर शरफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाया। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में एक सवाल रखा कि पैदाइशी बच्चों के अंदर ये मामला जो ख़ास तौर पर जिनके दिल में सुराख होता है, अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उस पर लोगों का ज़्यादा इन्हिसार होता है, और शायद ये भी गुमान होता है कि शायद वक्त के साथ साथ ये खुद ब खुद हील कर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या इसमें हकीकत है? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से थोड़ी सी बात हो। देखिए, बच्चों के दिल पे सुराख जो है या होल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं। इधर वो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम्स होते हैं, उनके दरमियान हो सकते हैं, या नीचे के जो वेंट्रिकल्स होते हैं चैम्बर्स, उनके सेप्टम के जो पर्दा जो होता है उसके दरमियान हो सकते हैं। ठीक है, अब जो सुराख है या होल्स जब हम उसको कहते हैं तो उसकी हमें देखना पड़ता है साइज़ कितना है, ठीक है, और उसकी पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन में मौजूद है। बास जो होल्स हैं वो तो किसी सूरत पे कभी भी बंद नहीं हो सकते, जो कि डॉक्टर या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बता सकता है कि ये जो होल है ये सारी ज़िंदगी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे मसल्स आ ही नहीं सकते। ठीक है, बास होल्स ऐसे होते हैं कि जिनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो उसमें आप कवर ही नहीं कर सकते, वो सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ऐसे भी होल्स होते हैं जो कि इस पोजीशन पे होते हैं जहाँ मसल ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे मसल आहिस्ता आहिस्ता कवर हो सकते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि ये जो आपका डिफेक्ट है या जो होल है ये खुद से बंद हो जाएगा, इसका चांस है या नहीं है, या इसके लिए आपको ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये कि जो इंतज़ार कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़, एक बात ये जहन में नशीन कर लें कि कोई भी दवा जो है वो होल को हील नहीं कर सकती, वो कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, दुआ तो है, दवा नहीं है।
कोई भी चाहे उसका तरीका हो, जिसमें बहुत सारे लोग दावा करते हैं क्योंकि हर्बल मेडिसिन भी होती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है, वो वक्त के साथ खुद हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई दवा ऐसी नहीं है कि उसको आपको हील अप करने में मददगार हो या उसको हील अप कर सके, ठीक है। जो दवाएं हम दे रहे होते हैं वो ये होती हैं कि उसकी वजह से जो हार्ट पे इफेक्ट्स आ रहे होते हैं या लंग्स पे इफेक्ट आ रहे होते हैं, उससे बचाना होता है हमें बच्चे को, ताकि वो ग्रोथ कर सके और वक्त जिस वक्त पे हमको उसकी सर्जरी करनी है तो वो वक्त आ जाए उस पर हम उसको सर्जरी कर सके। अगर हम ये देखते हैं कि बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसके लंग्स में जो है प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जो होल की वजह से सारा ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा होता है, इसी वजह से बच्चे जो हैं आप देखते हैं कि वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, सांस तेजी से ले रहे होते हैं, या उनमें जो है फिर बार बार नमूनिया हो रहा होता है, या उनकी वेट गेन नहीं कर रहे होते, या छोटे बच्चे होते हैं माँ का दूध पी रहे होते हैं, पीते पीते जो है माथे पर पसीना आ रहा है, ये सारी अलामतें होती हैं ऐसी जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है ये ग्रोथ या इसमें जो है सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर हमें सारी चीज़ें देखनी होती है कि इनको दवाओं के साथ, अगर दवाओं के साथ भी बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा तो चाहे वो छोटी एज में हो या बड़ी एज में हो, हमें उसको ऑपरेशन करा के उसको होल क्लोज करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि लंग्स का प्रेशर इतना बढ़ जाए, ठीक है, कि फिर वो पेरेंट्स कहेंगे जी अब बंद करा दो, तो वो उस वक्त बंद नहीं करा सकते क्योंकि वो जो है ऑपरेट करना अब जो है वो नामुमकिन हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की आपने बात की, तो इसकी जो एक्चुअल सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, कार्डिक वेस्कुलर इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में खासतौर पे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसके अंदर बहुत सिमिलर होते हैं बहुत सारी जगह पर, जहाँ पर उनको अगर हेपेटाइटिस भी है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी सिमिलर होती हैं। कैसे पता चले कि हाँ इसको अब सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये ज़रूरी है? राइट, देखिए जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है उसके बाद एक जो न्यूरोटोलॉजिस्ट है वो उसको एग्ज़ाम करता है, हर बच्चे को जो है एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। उस वक्त पिक करने में जो सारी चीज़ें उसकी चेक की जाती हैं, उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की जाती है, उसका जो है चेक किया जाता है कि कोई हार्ट में मरमर वगैरह तो नहीं है। ये तो अर्ली चीज़ें हैं जो कि होती है। या आपकी उसकी सिंपल जो अगर उसका चेस्ट हाइपरडायनामिक है, हाइपरडायनामिक है, तो उसमें वो जो डॉक्टर चेक करेगा उसको अगर कोई चीज़ भी शुबा होता है तो फॉरन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को कॉल देता है कि भाई इस तरह से है और आप उसको आके चेक कर लें। तो बीइंग पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट उसको जाके चेक करके फिर उसको एग्जाम करके उसका एक्सरे करके फिर उसको और एकोकार्डियोग्राफी करके चेक किया जाता है, क्योंकि बस चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप फर्स्ट डे ऑफ लाइफ आपको ट्रीट करना होता है, ठीक है। या आपको मिल रहा है जैसे सेचुरेशन है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा बच्चा तो लाजी बात है कोई ना कोई मसला है, ठीक है। या उसकी जो है एबनॉर्मल उसकी हार्ट बीट आ रही है, हार्ट बीट जो है नॉर्मल 140-150 अगर बच्चे की है वो 200 से ऊपर जा रही है, तो क्या मसला है? कोई मसला है ज़रूर, ठीक है। या बच्चे की ब्रीदिंग जो है 40-50 जो है से जाके 80 पे ब्रीथ कर रहा है, सांस जो ले रहा है वो 80 टाइम्स पर मिनट ले रहा है, तो लाजी बात है वो नॉर्मल नहीं है, तो क्या मसला हो रहा है? ये जो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से लेके वो फर्स्ट वीक में आपको सारी चीज़ें मिल रही होती है। फिर बाकी चीज़ें जो डॉक्टर चेक कर होता है, जॉन्डिस हो गया, ये चीज़ें बस इससे सारी की सारी मौजूद होती है, ठीक है। तो फिर ये जब इस चीज़ पे डायग्नोस होता है तो फिर बच्चे को पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट देखता है, उसका फिर उसकी स्क्रीनिंग होता है, एक्सरे चेस्ट से। अब एक्सरे चेस्ट अब नमूनिया होता है या कुछ होता है उस पर एक्सरे टेस्ट डॉक्टर्स करा रहे होते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं जी एक्सरे देखा डॉक्टर साहब ने कहा जी हार्ट का शैडो बड़ा है, ठीक है। अब वो नमूनिया के साथ था बच्चे जो 4-5 साल के, पिछले 1 महीने में मेरे साथ कोई 5-6 बच्चे ऐसा है सिर्फ हार्ट शैडो बड़ा था, उन्होंने भेज दिया। अब उनको जब चेक किया एको उनका किया तो मालूम हुआ उनको मायोकार्डिटिस हुआ है। मायोकार्डिटिस का एक वायरल इन्फेक्शन है जी, बच्चे प्रेजेंट किस तरह से करते हैं कि नज़ला जुकाम बुखार के साथ आ गए या डायरिया के साथ आए, ठीक है, वो बीमार हुआ है, उसके बाद ट्रीट किया नहीं हुआ और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, सांस नहीं आ रही है, खाना पीना नहीं कर रहे। उसमें मायोकार्डिटिस में क्या होता है, हार्ट मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, और वो एक बार वीक हो जाए तो उसका फिर जो है ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी वो इस तरह से रह सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि अर्ली आपको डिटेक्शन करना ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती है कि अगर महीने 2 महीने के अंदर अंदर उसको अगर दे दें तो वो फंक्शन का दोबारा हासिल किया जा सकता है, रिगेन किया जा सकता है। अगर वो स्टेज गुजर गई और एक परमानेंट को डैमेज हो गया, लॉस हो गया, उसका फंक्शन अगर लॉस हो गया तो फिर आप सारी ज़िंदगी या तो वो इस तरह से जी नहीं पाएगा और या फिर उसका अल्टीमेटली जो है हल जो होता है वो ट्रांसप्लांट की तरफ होता है, जो कि ट्रांसप्लांट तो दुनिया भर में बच्चों के हवाले से ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जी जी बिल्कुल ठीक है, ये मुश्किल काम है बहरहाल, और इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं। अभी बड़ा डिटेल टॉपिक है यकीनन इस मुख्तसर सी नशिस्त में, अभी इसमें अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को इन फ्यूचर दोबारा मदऊ करें
और उनसे जो है इस हवाले से और मज़ीद गुफ्तगू की जाए। मैं डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुदस्सिर थानवी साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे और फिर मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हमारी होती रहेगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।